So today we are going to discuss new unit, that is unit 2, and topic is reliability and validity research, external and internal. So we'll try to finish that thing. In case you have not attended the last class, you can watch that class on our YouTube channel. You can go and watch. That is 1 hour class that you can attend, so that continuity आपकी एक बनी रहेगी. But understand, each and every class will not be available on YouTube, so don't rely on that. So let's start. So first thing is like what we are going to study in this unit, and that is similar as you have your own books with you, like introduction, objectivity, reliability, method of estimating reliability, validity, comparison of reliability estimators, validity, types of validity. So these are the things that we are going to discuss. So first thing is what is reliability and validity and why it is important to research. ये हम समझते हैं, ठीक है? As usual, if you have any question, you can just switch on your mic and ask the question. And when you are attending only, just switch off your mic so that कोई भी किसी भी तरह का disturbances ना हो क्लास में. So, in introductory part, you can say research aims to develop a theory explaining cause and effect relationship among variables. So, क्या है कि हमारी जो थ्योरी है, रिसर्च है, वो क्या कर रही है? वो कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है, उसको ढूंढने की कोशिश करती है. कोई चीज हो रही है तो उसका कॉज क्या है, अगर कोई चीज हो रही है तो उसका इफेक्ट क्या है. That is what we try to find out, right? So in research, so research aims to develop a theory कि हम समझ सके. थ्योरी क्या है? ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज जिससे हम समझ सकें, अच्छा ये हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा. अच्छा, इसका अगर साइकोलॉजी के सेंस में बात करें तो अच्छा इसकी पर्सनालिटी ट्रेट ऐसा है तो ये पर्सन ऐसा होगा, ये इसका एप्टीट्यूड ऐसा है तो ये लाइफ में इस एरियाज में ये ज्यादा बेहतर करेगा, है ना? तो दैट इज वी आर प्रेडिक्टिंग. We have a ability to predict something, and we have ability to find out the relationship between two things. So that is what your theory and your does. So and theory is based on your research, because research पे usually based on your research. So ये एक important factor बन जाता है. जैसे अगर आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, कि आपने पढ़ा कि क्लासिकल कंडीशनिंग या बिहेवियर थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. सो वो सारे जो थ्योरीज डेवलप कहाँ से हुई? वो सारी की सारी थ्योरीज डेवलप आपकी हुई है रिसर्च के थ्रू, कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है, उसका कुछ काम है कि नहीं है, क्या उस पर हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें आपका रिसर्च से डेवलप होती हैं. तो इस यूनिट में हम ये देखना चाहते हैं कि जो थ्योरीज हैं क्या वो रिलायबल और वैलिड है, वैलिड तरीके से हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अगर हम नहीं कर पा रहे हैं वैलिड तरीके से तो क्या होगा? तो हम रिलाई नहीं कर सकते उनके ऊपर. अगर वो वैलिड नहीं, रिलायबल नहीं है तो थ्योरी का कोई मतलब ही नहीं है. तो अब हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे रिसर्च को कौन से फैक्टर्स हैं जो रिलायबिलिटी और उसकी वैलिडिटी को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं और कैसे हम उसको बेटर बना सकते हैं. क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कौन सी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं तो आप उनको रिमूव कर देंगे, तो आपका रिसर्च ऐसा हो जाएगा कि जिसपे आप रिलाई कर सकते हो और जो वैलिड है. और उनको एस्टेब्लिश करने के तरीके क्या होते हैं, कैसे हम उसको एस्टेब्लिश करें कि हमारे रिसर्च रिलायबल और वैलिड है, राइट? तो अब ये हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. रिसर्च मस्ट इंश्योर डेटा इंस्ट्रूमेंट measure what they are supposed to measure consistently. A perfect reliability and validity are difficult to achieve. तो अब
कोई चीज आप अगर मेजर कर रहे हैं, मान लिया कि आपके पास एक पर्सनालिटी को असेस करने का टेस्ट है, और वो पर्सनालिटी असेस आज आपके ऊपर मैंने वो टेस्ट किया, सपोज आज 7th है, 7 सितंबर को आपके ऊपर ये टेस्ट किया, आपकी पर्सनालिटी निकल के आई ए टाइप, सपोज दिस इज आई एम जस्ट एज्यूमिंग, एंड देन आपके ऊपर मैंने ये टेस्ट किया 7 की वजह 12 को फिर से किया सितंबर को, और आपकी निकल के आई फिर से ए पर्सनालिटी। फिर आपका ये टेस्ट मैंने किया आपको सपोज 7th Jan 24 में किया मैंने, फिर आपकी पर्सनालिटी ए निकल के आई। तो कहने का मतलब है ये टेस्ट रिलायबल है, एवरी टाइम दैट टेस्ट इज गिविंग द सिमिलर इंफॉर्मेशन, तो यू कैन रिलाई ऑन दैट। सिमिलरली अगर कोई ट्रेन है और वो हर रोज टाइम से आती है तो रिलायबल ट्रेन है। अब एक ट्रेन है कभी 5 बजे आ जाती है, कभी 10 बजे आ जाती है, कभी 12 बजे आती है, आपको पता ही नहीं है कब आएगी, क्या कब कैसे आएगी, तो क्या है वो रिलायबल ट्रेन नहीं है, आएगी कि नहीं आएगी ये भी नहीं पता, तो दैट इज नॉट रिलायबल। तो एवरी टाइम द परफॉर्मेंस इज सिमिलर, वी कॉल इट रिलायबल। सो सिमिलरली द टेस्ट है, अगर वो एक ही चीज बार और बार आपको बता रहा है तो इसका मतलब है कि वो रिलायबल है। उस मतलब ऐसा नहीं है कि हर अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसी को रिलायबिलिटी बोलते हैं, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज आती है आपकी वैलिडिटी। अब वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी है कि क्या आप जो मेजर कर रहे हैं वही चीज मेजर कर रहे हैं, कुछ और तो नहीं आ रहा है। पता चला आपको आपका टेस्ट है जो पर्सनालिटी को असेस करने के लिए बनाया गया है ना। अब पर्सनालिटी की जगह ये पर्सनालिटी तो असेस नहीं कर रहा है, ये आपका आईक्यू असेस कर रहा है या आपका एप्टीट्यूड असेस कर रहा है, तो ये वैलिड नहीं है। मींस कि ट्रेन रिजल्ट तो बार बार वो दे रहा है, एक ही आईक्यू आ रहा है। लेट्स टेक अनदर सेम एग्जांपल, ट्रेन वाला ले लेते हैं कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, ट्रेन जो है हर रोज 5 बजे आती है और एवरी टाइम द ट्रेन इज ऑन टाइम एवरी डे, ठीक है, रोज रोज आ रही है और टाइम पे आ रही है। लेकिन क्या है, वैलिडिटी नहीं है इसकी। वैलिडिटी कैसे नहीं है कि भाई आती तो रोज है, आपको जाना है दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, दिल्ली आपको यहां से मुंबई जाना है, दिल्ली टू मुंबई का आपने टिकट ले रखा है जाना, लेकिन ये ट्रेन क्या करती है, रोज 5 बजे आती है, एकदम रिलायबल ट्रेन, ठीक है। लेकिन करती क्या है कि दिल्ली से चलती है, कभी ये मुंबई चली जाती है, दिल्ली से चलती है कभी ये अहमदाबाद चली जाती है, दिल्ली से चलती है कभी ये जयपुर चली जाती है। तो अब क्या है, इट इज नॉट वैलिड। एवरी डे कमिंग ऑन टाइम एट 5 PM इवनिंग बट नॉट रीचिंग टू द डेस्टिनेशन जहां पे पहुंचना है, तो ये रिलायबल तो है, वैलिड नहीं है। इसको जाना तो मुंबई था लेकिन जाती ये कहीं और है। तो कहने का मतलब है कि अगर पर्सनालिटी का टेस्ट है उसको पर्सनालिटी असेस करनी चाहिए और वो असेस कुछ और करने लगता है, तो वो प्रॉब्लम है। क्लियर? अच्छा, आज देयर आर ओनली लाइक 12 पीपल, सो अगर आपके ग्रुप्स हैं जहां पे आपके साथ के और लोगों ने भी ज्वाइन किया है तो यू कैन पोस्ट कि क्लास अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो if you have any group you can post there so that they can join if they forget about the same. So next आता है हमारा the unit covers reliability, validity and threats to the validity. तो covers reliability, validity और validity को क्या क्या threats हो सकते हैं, किन किन चीजों से होते हैं, वो हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके भी कुछ नोट्स, ब्रीफ नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा। पहले वाले के मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, सो यू कैन डाउनलोड एंड देयर इज लाइक वीडियोस आल्सो ऑन द सेम, जैसे आपने ज्वाइन किया है बस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, डिफाइन रिलायबिलिटी क्या है, डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिलायबिलिटी,
explain how test retest reliability is accessed, है ना, and difference between test reliability, differentiate between test of reliabilities, कैसे different types of tests में क्या differences होते हैं, वैलिडिटी को डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं हमारी वैलिडिटी को, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटीज जो होती हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं. दीज आर द 8 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास. सो फर्स्ट थिंग रिलायबिलिटी. ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया व्हाट इज रिलायबिलिटी. कोई क्वेश्चन है क्या, समझ में आया नहीं आया? ट्रेन वाला एग्जांपल मैंने लिया है सो दैट आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझें. एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि और बेहतर तरीके से समझा पाऊं. ओके, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं. रिलायबिलिटी. तो रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी ऑफ सिग्निफिकेंट रिजल्ट इन एक्सपेरिमेंट ensuring the research can replicate the same under the same condition except the hypothesis. यानी again and again you are getting the result, similar result, so that is what reliability. यानी experiment researcher ensure हो सके, reapplicate कर सकेंगे, बार बार जब वो करेगा तो सेम आएंगे, तो वो रिसर्च की वैलिडिटी होती है. अगर रिसर्च आपने किया है और वो रिसर्च अगर मैं करता हूँ तो सिमिलर रिजल्ट नहीं आता है तो वो रिलायबल नहीं है. तो अगर वही मैं करता हूँ, कोई और करता है, आप करते हैं, सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट इज ए रिलायबल रिसर्च. दिस इज व्हाट द रिलायबिलिटी इज इन कॉन्टेक्स्ट टू, आप कह सकते हैं, रिसर्च, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च हियर, नॉट ट्रेन. ट्रेन का एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए था. It is essential for determining the overall validity of scientific experiment and enhancing the strength of the result. तो अगर हमारा टेस्ट, हमारा रिसर्च रिलायबल है तो हमारा जो रिसर्च है वो स्ट्रॉन्ग रिसर्च होगा, बेहतर रिसर्च होगा. रिलायबिलिटी इज एस्टिमेटेड नॉट मेजर्ड. रिलायबिलिटी मेजर नहीं किया, एस्टिमेट लगाया जाता है कि भाई कितना हद तक चांसेस हैं कि ये ठीक हो सकता है. एंड रिफर टू द कोरिलेशन बिटवीन टू और मोर सेट्स ऑफ स्कोर इक्विवेलेंट टेस्ट फॉर द सेम ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल. जब आप स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे वहां पे कोरिलेशन पढ़ेंगे. कोरिलेशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि दो चीजों के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है, तो हम रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं रिलेशनशिप निकाल के. रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं कि हमने एक ही टेस्ट 4 बार किया, 4 सिचुएशंस में किया, और हमने ये देखने की कोशिश की क्या दोनों में इनमें कोई रिलेशनशिप है, कि मतलब कि सिचुएशन ए में बी और सी और डी, इन 4 जगह पे हमने टेस्ट किया और उनके रिजल्ट्स चेक किए, क्या इनमें सिमिलरिटीज है. अगर सिमिलरिटीज है, एक जैसे हैं, हाईली कोरिलेटेड है, मतलब ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा है, तो कहने का मतलब है कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है. हमारा टेस्ट, हमारा रिसर्च रिलायबल है. कि भाई कैसे रिलायबल है? क्योंकि हर टाइम वो एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है. ऐसा नहीं है कि अभी कुछ और बता रहा है, कल कुछ और बता रहा है. तो अगर हम सिमिलर इंडिविजुअल सिमिलर कंडीशंस में कर रहे हैं तो रिलायबिलिटी ये होती है. आई थिंक समझ में आया होगा. एंड देन नेक्स्ट हमारा आता है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी. क्योंकि रिलायबिलिटी को हम एस्टिमेट कैसे करें, कैसे निकालें, तो इसको तरीके 2 हैं. एक तो एक्सटर्नल है और दूसरा आपका आता है इंटरनल. इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर होता है और एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी मेथड. उसका 2 तरीके हैं जिनसे आप रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं. बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताने की कोशिश करूंगा, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. तो इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर्स क्या है? इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर कंपेयर फाइंडिंग फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट process of data collection with each other as a means of verifying the reliability of the measures. 2 methods are beneath. क्या क्या है कि क्या एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी क्या है? एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी क्या है कि कंपेयर हमने पहले बताया आपको कि कंपेयर करते हैं 2 रिजल्ट्स को. अभी इससे पहले बात की, तो कहां से? एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर कंपेयर फाइंडिंग्स फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ डेटा. कि इंडिपेंडेंटली 2 जगह से डेटा हमें मिल रहा है, उसके बीच में हम रिलेशनशिप देख रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं, है ना, जिससे कि हम उसकी रिलायबिलिटी को मेजर कर सकें. अब इसको करने के 2 तरीके हैं. क्या होते हैं वो हम देखते हैं. पहली है टेस्ट एंड रीटेस्ट वैलिडिटी, जो मैंने आपको बताया, अभी बताया, टेस्ट एंड रीटेस्ट.
अब आपको समझ में आ गया, वर्ड से ही समझिए इसको कि टेस्ट कर रहे हैं देन रीटेस्ट कर रहे हैं, दोबारा से भी चेक कर रहे हैं हम। तो टेस्ट एंड रीटेस्ट वैलिडिटी डिटरमाइन द रिपीटिंग द सेम टेस्ट ऑन द सेम सैंपल or two different time periods and comparing the correlation between the scores obtained on two administration, and this approach assumes no significant changes in the test measurement. ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक ही सैंपल पर 10 लोग थे, इन 10 लोगों पे हमने आज एक टेस्ट किया यानी 7th को, और दोबारा से ये टेस्ट किया मैंने 10th को, और इन दोनों के डेटा को कंपेयर किया, एक जैसे आ रहे हैं जो मैंने पहले बताया। तो टेस्ट, दिस इज टेस्ट, दिस इज रीटेस्ट। तो टेस्ट रीटेस्ट का मतलब ये होता है, और स्टैटिस्टिकली हम इनके बीच का कोरिलेशन निकाल लेते हैं। तो आगे जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे यानी एमपीसी 006, वहां पे कोरिलेशन कैसे निकालते हैं वो वहां पे आप सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि उसको हम कैसे करते हैं। तो अब टेस्ट रीटेस्ट मेथड ये होता है कि टेस्ट किया, रीटेस्ट किया, दोनों के रिजल्ट्स के बीच में हमने निकाल लिया डिफरेंसेस। हाउएवर limitation include the memory effect, practice effect and absence. Reliable test should have equal scores on the first and second administration. अब reliable test कौन होगा, जो पहली बार भी एक रिजल्ट दे रहा है, दूसरी बार भी वही सिमिलर रिजल्ट्स दे रहा है, तो वो reliable test हो गया। ठीक है, आई समझ में आया ये चीज। सो अब वही ट्रेन वाला एग्जांपल से आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। अब पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या है कि भाई दो डेटा तो हमें चाहिए कंपेयर करने के लिए। अब उसमें टेस्ट रीटेस्ट था, अब पैरेलल फॉर्म्स का मतलब दो पैरेलल चीजें हैं, फॉर्म्स हैं। मान लिया कोई एक टेस्ट है और उसके दो वर्जन है ना। आपने टेस्ट बनाया एक जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट था, तो आपने 100 की जगह सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट, दो टेस्ट डेवलप किए दोनों को मेजर करने के लिए। तो क्या है, उनकी स्कोर्स को। तो parallel form reliability compares two equivalent forms of tests measuring the same attribute using the same item difficulty level. It provides a rigorous assessment of reliability, but it is less common in practice due to practical constraint of burdensome development. Psychologists often use single tests for the assess internal consistency through sub-components. तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, एक चीज जो हमें समझनी है वो ये कि हम यहाँ पर एक जैसे दो टेस्ट बनाते हैं या दो रिसर्च हम कर रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो दो टेस्ट हमने बनाए, दोनों को एडमिनिस्टर किया, और दोनों के बीच में, ये क्योंकि पैरेलल हैं, एक जैसे हैं, दोनों के जो रिजल्ट आए उनको कंपेयर किया हम और रिलायबिलिटी निकाली। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, इन दिस मेथड द प्रॉब्लम इज यू आर क्रिएटिंग टू फॉर्म्स, यानी यू आर डूइंग डबल मेहनत, यू आर डूइंग डबल वर्क, and it will take lot of money and time definitely. So usually इसको लोग कम यूज करते हैं। उस प्रोसीजर वही है, वहां पे एक ही टेस्ट को अलग अलग टाइम पे कर रहे थे, यहाँ पे दो टेस्ट को एक साथ हम कर रहे हैं, दोनों एक जैसे टेस्ट हैं, उनके स्कोर के बीच में हम रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं। क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, तो ये हो गया एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी। याद रखिए इंटरनल एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी में क्या है, दो चीजें, टेस्ट एंड रीटेस्ट रिलायबिलिटी, एंड सेकंड वन इज आपका पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। देन आपका आ जाता है इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्या था, दो स्कोर्स एक ही टेस्ट के थे या दो अलग अलग फॉर्म्स के थे, दोनों को कंपेयर किया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर्स, क्योंकि बाहर हैं दोनों चीजें, एक टेस्ट से बाहर के स्कोर्स हैं, अलग अलग स्कोर्स हैं। अब इंटरनल में देखो, इसको ऐसे समझना होगा, इंटरनल का मतलब क्या हुआ, इंटरनल का मतलब जो इंटरनल है, अंदर है। अब अंदर क्या है देखते हैं। The idea behind internal consistency procedure is that item measures some phenomena should produce similar results following internal consistency procedure or commonly using for estimating the reliability. तो ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं, मतलब कॉमनली यूज है। क्या है बिहाइंड इंटरनल, ध्यान से पढ़िए, इंटरनल प्रोसीजर इज दैट आइटम मेजरिंग सेम फिनोमेना शुड प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट। यानी आपके पास एक टेस्ट है, उसमें 100 क्वेश्चंस हैं, तो वो एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट पे ये चलता है।
तो अब आपने क्या किया, कुछ आइटम्स को किया और आधे आइटम्स को, आधे अभी हम आगे देखेंगे तो तब और क्लियर होगा। तो फॉलोइंग इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसेस, यानी उस टेस्ट के जो 100 आइटम्स भी थे उन्हीं में से कुछ आइटम्स को आपने कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल। इसमें से सबसे कॉमन है, अगर आप टेस्ट उठा के भी देखेंगे वहां पे कई बार मिल जाता है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। क्या है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी? क्या है कि स्प्लिट हाफ यानी आधे में बांट दिया हमने। Reliability method divides item into two sets, calculating total score for each half. It is used for long tests, but short tests risk losing reliability, and Spearman-Brown formula can rectify. आपके पास एक टेस्ट जो आप बना रहे हैं जिसमें आपके पास 1 to 100 क्वेश्चंस हैं, है ना, तो 50, अब हम 100 क्वेश्चन एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं, तो 50 क्वेश्चंस एंड 50 क्वेश्चन अलग अलग हमने कर लिए, यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। इनको हमने एडमिनिस्टर कर लिया अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, इनके जो रिजल्ट्स आ गए इनको हमने कंपेयर कर लिया। आगे बात समझ में? वहां पे एक ही टेस्ट को 2 बार कर रहे थे या 2 टेस्ट ले रहे थे, यहाँ पे विद इन द टेस्ट हम कर रहे हैं, 100 क्वेश्चंस हैं और उन 100 क्वेश्चन को 50-50 में हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में कंपेयर कर लिया या कोरिलेशन निकाल दिया उनका कि भाई क्या कितना इनके बीच में रिलेशनशिप होगा, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। आई बात समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन और यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, आगे चलते हैं। आई थिंक यू पीपल डोंट हैव एनी क्वेश्चन, सो आगे हम बात करते हैं। तो क्या होता है कि जो बड़ा टेस्ट है इसमें ज्यादा आइटम है, वहां पे तो ये ठीक है, अच्छा काम करेगा, लेकिन जिस आइटम्स में है ही 5-10 क्वेश्चंस, जिस उसमें वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्ट के साथ में नहीं करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, अब ये निकालते हैं आर इज दैट थिंग। तो अब हमारा क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें हमारा जो फॉर्मूला है, आई थिंक यहाँ से हट गया मेरा, मैंने डाला था फॉर्मूला। सो वेयर RHS इज कोरिलेशन बिटवीन 2 हाल्व्स, कि क्या करते हैं, 2 हाल्व्स मतलब 2 चीजें हो गई, आधा आधा डिवाइड कर लिया, तो RHS क्या है, वेयर RHS इज कोरिलेशन बिटवीन 2 हाल्व्स। तो ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 2RHH। ये क्या है, ये कोरिलेशन है दो का, दोनों आइटम्स का जो हाफ हाफ हमने डिवाइड किए हैं, एंड देन ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 2RHH, ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस RHH। ये इस टाइप में जो भी चीजें कोरिलेशन वगैरह है वहां की चीजें हैं, तो वहीं पे सीखेंगे, इसमें इसकी डिटेल में हम नहीं जा सकते यहाँ पे, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट दिस। एंड देन अदर पर्सन इज अदर वे टू डिटरमाइन the reliability, internal reliability is Coulthard-Richardson estimate of reliability। ठीक है, that is another one। कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो Richardson formula number 20 is used to calculate the coefficient of internal consistency in item analysis using the item difficulty index and measure the reliability, and particularly in the cases where each item is scored 0 and 1। अब समझें आइटम एनालिसिस क्या होती है। ये टेस्ट डेवलपमेंट की एक प्रोसेस का हिस्सा है, जहां पे हम ये देखते हैं कि अब सपोज एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आपने एक पर्सनालिटी टेस्ट डेवलप करना है। क्या करना है, आपको एक पर्सनालिटी टेस्ट डेवलप करना है। अब उस पर्सनालिटी टेस्ट में आइटम्स कैसे होने चाहिए, आपने कुछ आइटम्स लिखे, यानी स्टेटमेंट्स जो हम लिखते हैं, क्वेश्चंस जो हम लिखते हैं, तो अगर वो क्वेश्चंस बहुत हार्ड होंगे, किस ऐसी लैंग्वेज में लिखे होंगे, ऐसे कंटेंट में लिखे होंगे कि लोगों को समझ में नहीं आएंगे, तो उनको हम हार्ड आइटम्स बोलते हैं, वो सबके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होंगे। और दूसरी चीज, अगर बहुत इजी होंगे तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, वो टेस्ट उतना रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि जो लोग, अगर लैंग्वेज आपने बहुत हार्ड लैंग्वेज या बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही आर्टिकुलेटेड लैंग्वेज यूज की है, जो यूजली लोग यूज नहीं करते हैं वर्ड्स को, तो वो क्वेश्चंस लोगों को समझ में नहीं आएंगे और आपका टेस्ट खराब हो जाएगा। अगर बहुत ही लेमैन यूज किया है वर्ड, ऐसा यूज किया है कि उसका कोई भी कुछ भी मीनिंग निकाल सकता है, तो भी प्रॉब्लम है।
तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आइटम एनालिसिस करते हैं। टेस्ट डेवलपमेंट का अगर आएगा इसमें होगा तो मैं आएगा तो बताऊंगा, नहीं तो यूजुअली वो आपका स्टैटिस्टिक्स में होगा या रिसर्च में, आई डोंट नो दैट यू हैव टू चेक। तो उसी तरह से हम आइटम टेस्ट को डेवलप करने के लिए ये आइटम की एनालिसिस करते हैं, इसी को हम आइटम एनालिसिस बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि हम इस मेथड में क्या करते हैं, अब ये चीज कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था क्योंकि हो सकता है ये चीज आपको ना पता होती कि आइटम एनालिसिस क्या होता है। तो क्या करते हैं, अब इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी इन आइटम एनालिसिस यूजिंग द आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स, कि कौन सा आइटम कितना डिफिकल्ट है या इजी है, एज मेजर ऑफ द रिलायबिलिटी, कि उसका रिलायबिलिटी हम निकालने के लिए ये चीज यूज करते हैं, जहां पे आइटम कोड किए जाते हैं 0 और 1 के। 0 मतलब एक हो गया आपका हार्ड है, एक का मतलब है इजी है, तो इस कोडिंग कर देते हैं, कहने का मतलब है। टू कंप्यूट रिलायबिलिटी विद हेल्प ऑफ क्यूडर रिचर्डसन फार्मूला 20 द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड। अब क्या फार्मूला यूज होता है, देखो बहुत ध्यान से समझना है इसको तो आपको समझ में आएगा। क्या है, KR20 फार्मूला है। क्यों नाम है, क्योंकि KR इनके इनिशियल से लिया गया, इनिशियल अल्फाबेट से। अब N is the number of item in the test, suppose 100 questions हैं आइटम्स में। ये variance of the score on the total variance क्या होता है, variability। ये आप सेंट्रल टेंडेंसी वेरिएबिलिटी आपका क्या कहते हैं MPC 005-6 में है, वो वहां से। तो वेरिएबिलिटी कितने आइटम्स वेरी करते हैं अपने मीन से, कितना मीन वो आता है। P is the proportion of examinees getting each item correct, कौन सा है, कितने लोग हैं जो हर एक आइटम को करेक्ट कर रहे हैं, कितना प्रोपोर्शन का, यानी कि वो इजी आइटम है, सारे लोग कर रहे हैं। और ऐसा क्या है जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, ईच आइटम रॉन्ग, सारे लोगों का गलत हो रहा है, कौन सा ऐसा आइटम है। तो जो ऐसा आइटम है वो, इसका मतलब क्या है, वो बहुत हार्ड आइटम है, मतलब वो इजी आइटम नहीं है, जिसको सब कर पा रहे हैं वो इजी आइटम है। तो डिफिकल्टी लेवल हमें पता लग जाता है इससे, जब हम इस तरह की चीजें करेंगे। तो अब क्या होगा, क्यूडर रिचर्डसन फार्मूला 20 is an index of reliability that is relevant to the special cases where each item has scored 0। तो ये सारी चीज आ जाती है। तो कहने का मतलब है, अगर किसी टेस्ट के अंदर बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं या बहुत हार्ड हैं, तो क्या होगा, आपका क्वेश्चंस, आपका टेस्ट जो है वो रिलायबल नहीं होगा। ईसानी पार्टी इज रेज द हैंड, एनी क्वेश्चन? यस, आपने बोला ना Q is the number of examinees getting the wrong answer or wrong item, तो हमें पता कैसे लगेगा ये Q का नंबर क्या है? आप एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, आप क्या करते हैं कि मान लिया आप कोई टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डेवलप हो जाता है। आप कोई भी उठा के देखते हैं, जब टेस्ट कोई भी अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट कोई देखा है, उसका मैनुअल उठा के देखो, उसमें दिखा होता है कितने लोगों पे किया। तो मान लिया मुझे कोई टेस्ट पर्सनालिटी का डेवलप करना है, तो पहले मैं उसको करूंगा ना 100, 200, 1000 लोगों के ऊपर, और उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो इसको और इसके और तरीके भी होते हैं, तो उससे हमें पता लगता है। दूसरा हमें पता लगता है, आइटम एनालिसिस हम करवाते हैं, क्या कहते हैं, इंटर-रेटर आइटम एनालिसिस भी कराते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम एक्सपर्ट्स को आइटम्स भेजते हैं आपने, और उनसे बोलते हैं कि आप इसको क्या कहते हैं, इसकी डिफिकल्टी के लेवल के हिसाब से रेटिंग दे दो। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, और एक मेथड उसमें ऐसे होता है जो ये वाला जो यूज करेगा, वो ये है कि आप उस टेस्ट को करते हैं लोगों के ऊपर। ठीक है ईसानी, इज इट क्लियर? ओके सर, थैंक यू। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, तो समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं कुछ और एग्जाम्पल्स या और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि धीरे धीरे चीजें जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं, बेटर होती जाएंगी, मतलब बेटर नॉट कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, सॉरी। तो अब नेक्स्ट जो तरीका है वो है क्रोनबेच अल्फा। आपने देखा होगा, आप किसी का मैनुअल उठा के देखेंगे किसी टेस्ट का, वहां पे ये सारी चीजें मिल जाएंगे, इस टाइप में आप जरूर पढ़ेंगे। तो एज ए proposed by Cronbach and subsequently elaborated by others like Novick, Lewis and Kaiser, Michael, a coefficient of alpha may be thought of as the mean of all possible split half coefficients corrected by Spearman-Brown formula। तो क्या बात कर रहा है, स्प्लिट हाफ की हमने बात की,
तो क्रोनबेच अल्फा क्या कर रहा है कि भाई मीन निकाल रहा है, किसका? स्प्लिट हाफ कोफिशिएंट्स का। कि स्प्लिट हाफ टेस्ट जो हमने किया था उनका मीन निकाल लिया उसने, बहुत बार किया और उसका मीन निकाल लिया, और उसको करेक्टेड बाय स्पीरमैन ब्राउन फॉर्म में। ये एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म है कि उसमें करेक्शंस कुछ किए उन्होंने और उसके बाद उसको यूज किया। अब ये क्रोनबेच अल्फा का आपका क्या कहते हैं फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। आर यूजली कोरिलेशन होता है, तो अब आर अल्फा जब हम लिखते हैं तो ये क्रोनबेच अल्फा का साइन हो गया आपका, यानी कोरिलेशन अल्फा। तो एन हमेशा नंबर्स होता है, n-1 सिग्मा स्क्वायर, एंड तो क्या है n इज द नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स आपके पास में है, इसका स्क्वायर, वेरिएंस का स्क्वायर, ये वेरिएंस है बेसिकली। ये सिग्मा स्क्वायर क्या है, ये वेरिएंस होता है। सिग्मा क्या है, ये एसडी बोलते हैं इसको, डेविएशंस बोलते हैं, इसी के स्क्वायर को हम वेरिएंस बोलते हैं। सिग्मा स्क्वायर मतलब सारे जो वेरिएशंस हैं मीन से, मानी 100 आइटम्स हैं तो मीन से हर एक आइटम कितना दूर है, तो वो चीज उसका स्क्वायर हम निकालते हैं। तो अब ये हम यहाँ पे देख इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, और ये 0 to 1 के बीच में वेरी करता है। 1 का मतलब है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, यानी रिलायबिलिटी हाई है, और 0 की तरफ जितना बढ़ता जाएगा उतना कम होती जाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि 100% किसी की रिलायबिलिटी होती है, लेकिन 0.8 0.9 अगर है तो उसको हम रिलायबिलिटी, अच्छी रिलायबिलिटी मानते हैं, ठीक है। अगर उससे कम है तो उसको हम उतना अच्छा रिलायबल एस्टिमेट नहीं मानते हैं इस चीज का। कंपैरिजन ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी देखते हैं। रिलायबिलिटी एस्टिमेटर्स हैव प्रॉस एंड कॉन्स। भाई होंगे तो अच्छाई भी होगी, कुछ कमियां भी होंगी, तो वो हैं। तो सच एज इंटररेटर, पैरेलल फॉर्म्स, क्रोनबेच अल्फा एंड टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। इंटररेटर is best for observations, parallel form are suitable for 2 forms, but internal consistency and multiple observations have constraints. So अब इनके कुछ constraints भी होते हैं भाई, जहाँ पे 2 forms हैं वहाँ पे हम parallel वाला कर लेंगे, जहाँ पे हमारे पास जैसा टेस्ट हम डेवलप कर रहे हैं अकॉर्डिंगली कर लेंगे, पर उनकी अपनी कुछ कमियां भी होंगी। तो उसकी तो वो बेसिक सी कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब हम उनको प्रॉस एंड कॉन्स रहेंगे ही रहेंगे। कोई भी चीज हम अगर लाइफ में भी करते हैं तो प्लस माइनस होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। स्प्लिट हाफ में क्या आप एक ही टेस्ट को कर रहे हैं, जब पैरेलल फॉर्म्स में आप 2 ले रहे हैं तो 2 लेने में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, पैसा ज्यादा लगाना पड़ रहा है, टाइम ज्यादा लगाना पड़ रहा है, ऑल दोस थिंग्स। नाउ वी आर कमिंग टू द वैलिडिटी। एंड वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो वैलिडिटी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ट्रेन का जो एग्जांपल आपको दिया था, सिमिलर चीज होती है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी क्या है? इज ए साइकोलॉजिकल टेस्ट डिटरमाइंड बाय द रिलायबिलिटी एंड द डिग्री टू व्हिच मेजर व्हाट इज क्लेम मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। कि जो मेजर करना चाहे, पर्सनालिटी को करना चाह रहा है तो क्या पर्सनालिटी ही कर रहा है या कुछ और कर रहा है। वैलिडिटी इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। वैलिडिटी नहीं है तो फिर बेकार है, रिलायबिलिटी नहीं है तब भी बेकार। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो and administration interpretation determined by the correlation coefficient with the ideal independent measures। So validity independent measures के साथ में हम मेजर करते हैं। कैसे करते हैं? इंडिपेंडेंट मेजर्स का मतलब हुआ, माने हमने पर्सनालिटी का टेस्ट किया और डेवलप कर रहे हैं और हमारे पास वेल एस्टेब्लिश टेस्ट है, जैसे जैसे 16PF है ना, या आपने हो सकता नाम सुना हो, 16PF हो गया, या फिर आपका मायर्स ब्रिग्स, MMPI, बहुत सारे टेस्ट है। तो दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड टेस्ट। तो आपने अपना टेस्ट डेवलप किया, उसका रिजल्ट और इसके रिजल्ट को कंपेयर किया, क्या वही चीजें मेजर कर रहा है जो क्या कहते हैं मेजर करने के लिए हमने बनाया। तो दैट इज ए मतलब आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ एस्टैब्लिशिंग वैलिडिटी। तो ये होता है। तो उसी तरीके से और भी मेथड्स होते हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो इज इट क्लियर व्हाट इज वैलिडिटी? ठीक। अब टाइप्स ऑफ, हाँ, विनायक श्रॉफ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हमें कैसे पता चले, जैसे हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई टेस्ट क्रिएट किया लेकिन कोई भी रिजल्ट आया, तो हमें जैसे पता कैसे चलेगा कि वो उसी का पर्सनालिटी का ही है कि IQ का है? वो थ्योरी पे बेस्ड होता है। यही है कंटेंट वैलिडिटी कि भाई आप टेस्ट, आप कोई
विदाउट कॉन्टेक्स्ट डेवलप नहीं कर दोगे ना। अब मान लिया टेस्ट डेवलप करना है, अब पर्सनालिटी का टेस्ट डेवलप करना है आपको, तो अब आप या तो वो पर्सनालिटी की थ्योरी, तो 50 थ्योरीज हैं, फ्रॉइड ने भी पर्सनालिटी को डिफाइन किया है, स्किनर ने भी किया है, थॉर्नडाइक ने भी किया हुआ है ना, ट्रेट कैटल की ट्रेट थ्योरी भी है, और भी बहुत सारे। तो अब नाउ फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी थ्योरी के बेस पे आप करोगे, ठीक है। अब मान लिया ट्रेट थ्योरीज ले लिया आपने, अब ट्रेट थ्योरी में सेंट्रल ट्रेट्स आ गए, तो जो कोऑर्डिनल ट्रेट्स हैं वो आ गए, अल्पर्ट के जैसे हम बात कर रहे थे, या कैटल ने डेवलप किया हुआ है। अब उन ट्रेट्स में कि क्या क्वालिटीज होंगे वो आप फाइंड आउट करोगे उस थ्योरी का। ये सपोज अगर कोई कह रहा है इंट्रोवर्जन, तो इंट्रोवर्जन का मतलब क्या, वो लोगों सोशल कॉन्टेक्ट कम होंगे, लोगों के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, अकेले रहना ज्यादा पसंद करेगा, छोटे ग्रुप में रहना पसंद करेगा। तो उसके बेस पे आप क्वेश्चंस डेवलप करते हो एंड देन आप उस चीजों को असेस करते हो। तो इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। इज इट क्लियर विनायक? तो यस सर, एनी टेस्ट इज बेस्ड ऑन सम और अदर थ्योरीज। आप इन ऐसे नहीं कुछ कर देंगे कि आपके हमारा जो मन किया हमने क्वेश्चन बना दिए, तो उस पे बेस्ड होंगे। फिर कुछ जो रिसर्चर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनसे उनकी रेटिंग करवाते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसको करने के, तो वो आप टेस्ट डेवलपमेंट में सीखेंगे, है ना। साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग डेवलपमेंट कैसे करते हैं, वहां पे हम सीखते हैं ये सारी चीजें। तो टाइप्स में आ गया कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी and phase validity. So these are the types, 8 types that we will discuss now. So it is very मतलब मेरा मेन एक ही एम होता है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद आप पढ़ो, जैसे चाहो वैसे लिखो, इट इज अप टू यू एग्जाम में या अपनी क्या कहते हैं फर्दर स्टडीज में कैसे यूज करते हैं। तो कंटेंट वैलिडिटी यानी कंटेंट की बात हो रही है, जो अभी मैंने बात की। क्या है कंटेंट वैलिडिटी? इज ए नॉन स्टैटिस्टिकल टाइप ऑफ वैलिडिटी, यानी हम कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं लगा रहे हैं। वेयर ए टेस्ट सैंपल्स a range of behavior represented by the theoretical concept being measured। जो विनायक मैंने आपको अभी बताया कि theoretical concept पे based हम क्रिएट करते हैं, that is content यानी theory। तो content validity is a non-statistical type of validity where test sample a range of, हमने क्या लिया टेस्ट सैंपल में, range of behavior represented by। सपोज हमने बोला इंट्रोवर्ट का है, तो बहुत सारे उसके बिहेवियर क्या होंगे वो हमने ले लिए और मेजर किए, ठीक। इट इन्वॉल्व असेसिंग द टेस्ट कंटेंट, इंश्योर इट इंक्लूड द इंटेंडेड बिहेवियर सैंपल, हाईली रिलेवेंट आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द फाइनल टेस्ट। तो डिफरेंट प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू जो सबसे रिलेवेंट आइटम्स होते हैं हमने लोगों को भेजा, कराया, जो सबसे रिलेवेंट आइटम है इंट्रोवर्ट या इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन को क्या कहते हैं मेजर करने के लिए, वो हमने इंक्लूड कर लिया इसमें। समझ में आया विनायक? व्हाटएवर यू हैव आस्क्ड वो यहाँ पे आ गया कि थ्योरी पे बेस्ड कैसे हम करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग बिफोर दिस स्लाइड। नेक्स्ट, criterion related validity. Criterion related validity refers to the test close relationship to other measure of the same theoretical concept such as intelligence test, demonstrating the effective prediction of the criterion indicator। मैंने बताया कि आपको पर्सनालिटी का टेस्ट डेवलप करना है, तो आपने दूसरे वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सनालिटी टेस्ट को ले लिया, जैसे हमने बात की थी MCMI, 16 PF, है ना, मायर्स ब्रिज जो बताया अभी किसी ने, आई थिंक ईसानी ने। तो ये इनके बीच का निकाल लिया हमने कि कितना बेहतर इनके बीच में, जो ये असेस कर रहा है क्या ये असेस कर रहा है, क्योंकि ये भी उसी प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुआ है, आपने किया, तो उससे हम कंपेयर कर लेते हैं, वहां से हमें क्राइटेरियन यानी एक क्राइटेरिया मिल गया कि इनको पर्सनालिटी असेस करना ना। तो ये एक तरीका हो गया वैलिडिटी को एस्टेब्लिश करने का। एंड देन अदर वन, थर्ड वन इज कॉन्करेंट validity occurs when criterion measures and test scores accurately reflect an individual's current status, a desirable feature for achievement test and diagnostic clinical test। तो concurrent validity क्या कह रही है? अब आपने IQ टेस्ट किया, ठीक है,
और आईक्यू टेस्ट किसी का आया बहुत ज्यादा आया, मतलब एबव एवरेज मान लिया, एक का आया एवरेज, एक का आया बिलो एवरेज। ठीक, अब ये टेस्ट आ रहे हैं, टेस्ट पे स्कोर आ रहे हैं, हमने जो टेस्ट डेवलप किया। अब अगर हम देख लें कि उनकी एकेडमिक अचीवमेंट कैसी है, क्योंकि अगर आईक्यू ज्यादा है तो एकेडमिक वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है, उनका एकेडमिक अचीवमेंट भी बेटर होना चाहिए। दो अदर चीजें भी अफेक्ट करती हैं, लेकिन होना चाहिए उनका बेटर। तो इसको कॉन्करेंट वैलिडिटी हम बोलते हैं। अगर हम फाइंड आउट कर लें वो रिलेशनशिप क्या कह रहा है, देखिए, concurrent validity occurs when criterion measures and test scores reflect an individual's current status, a desirable feature for achievement test and diagnostic clinical test। कि भाई जो आपका जो क्राइटेरिया है कि आईक्यू अगर अच्छा होगा तो वो अपनी लाइफ में बेटर करेगा, स्कूल में बेटर परफॉर्म करेगा। बच्चों की बात कर रहे हैं तो क्या वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, कहाँ डिजायरेबल फीचर अचीवमेंट टेस्ट अचीवमेंट और डायग्नोस्टिक वाला जो टेस्ट है उनके लिए ये बेटर है, क्योंकि हमें तुरंत दिख जाएगा भाई डिप्रेशन को हम असेस करना चाह रहे हैं, क्या डिप्रेशन के फीचर्स दिख रहे हैं उस पर्सन में, क्या उसमें डायग्नोस हो चुका है पहले से। तो इसको हम कॉन्करेंट वैलिडिटी बोलते हैं। तो ये समझना जरूरी है। तो ये एक अदर तरीका है, मतलब टू असेस दैट वैलिडिटी। देन आपका आ जाता है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव का मतलब क्या है, प्रिडिक्ट करना है ना। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट of aptitude test identifying the likelihood of success and failure in the subject is also applicable in entrance examination and occupational test। कि भाई हमने एप्टीट्यूड किया। यस ईशानी बोलिए, ईशानी पार्टी। यस सर, इससे पहले वाला कॉन्करेंट वाला जो आपने बताया था, एक बार आप पीछे वाले स्लाइड में जाना। हाँ, इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें लिखा हुआ ये है कि ऑलरेडी द टेस्ट स्कोर्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट ही तो करेंगे इंडिविजुअल का करंट स्टेटस। तो टेस्ट ठीक ही हुआ, इसमें समझ नहीं आया मुझे कि कॉन्करेंट वैलिडिटी कहाँ कैसे लग रही है। जो टेस्ट जो एक्चुअली करंट स्टेटस होगा वही तो टेस्ट दिखाएगा। नहीं, देखो टेस्ट हमारा क्या दिखाएगा, क्योंकि हम टेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो हमें नहीं पता है कि हमारा टेस्ट सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, नंबर 1। ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट डेवलप करने की प्रोसेस में है ना, हम ये देखना चाहते हैं हमारा टेस्ट वैलिड है कि नहीं है, हम देखना चाहते हैं, तो हमने वो टेस्ट किया। ठीक है, सपोज आईक्यू का टेस्ट हम डेवलप कर रहे थे और फिर हमने बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस देख ली, क्या हमारे जो जिसका आईक्यू ज्यादा रहा है उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर है कि नहीं है। पता चला हमारा टेस्ट बता रहा है आईक्यू तो बहुत अच्छा है लेकिन परफॉर्मेंस में तो बहुत एवरेज या बिलो एवरेज जा रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं पे, यानी या सही डेवलप नहीं कर रहा है या बच्चे के साथ कुछ। तो कहने का मतलब अगर सब में यही आ रहा है कि कोई रिलेशनशिप ही नहीं आ रहा है, जिसका आईक्यू कम है उसका स्कोर ज्यादा आ रहा है, उस पे क्या कहते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा जा रहा है, तो इसका मतलब टेस्ट गड़बड़ है। तो हम करंट परफॉर्मेंस जो है स्कूल की उसको आईक्यू के साथ में चेक कर रहे हैं, क्योंकि आईक्यू का टेस्ट हम डेवलप कर रहे हैं। आया बात समझ में? हाँ श्योर, आ गया, थैंक यू। ठीक है, ओके सर। किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, सो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्या है? प्रेडिक्ट करना कि भाई मैंने आज एप्टीट्यूड टेस्ट किया किसी का मान लिया, तो क्या वो लाइफ में आगे जाके मैंने बोला कि भाई ये इंजीनियरिंग में जाएगा तो ज्यादा अच्छा करेगा ये बच्चा, एप्टीट्यूड टेस्ट किया। एप्टीट्यूड क्या होता है कि फाइंडिंग आउट योर एबिलिटीज, इफ यू आर ट्रेन्ड इन दैट यू कैन परफॉर्म in a better manner or you will perform better in that. So predictive validity is a crucial aspect of the aptitude test, identifying the likelihood of success or failure in subject and is also applicable in entrance examination. Entrance examination क्यों लेते हैं भाई? कि आपको एडमिशन लेना है, इसलिए होता है कि क्या कहते हैं उसमें क्या चीजें हो जाती हैं, जिसमें ये होता है कि आपका जो हाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हम इसलिए लेते हैं, सॉरी मेरा दिमाग से ड्रॉप हो गया, बिल्कुल आइडिया क्या बात कर रहा था। हाँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हम इसलिए लेते हैं कि भाई हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को मैं अपनी क्लास में ले रहा हूँ वो कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सर्टेन कट ऑफ लगा दिया हमने, स्कूल में कैसा परफॉर्म करेंगे वो कर दिया, तो अच्छे स्टूडेंट्स को लेना है
तो वो प्रिडिक्ट करते हैं आपकी वैलिडिटी चीजों को कि आप बेहतर करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। ऑल्सो अप्लीकेबल इन एंट्रेंस एग्जाम में, वोकेशनल टेस्ट यानी और जब जॉब्स के लिए आप देते हैं तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या है कि जैसे आपने कोई टेस्ट किया और आपने देखा क्या वो अपनी लाइफ में उस चीज में बेटर कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रिडिक्ट करना आगे चल के करेगा कि नहीं करेगा। तो मान लिया आपने 100 लोगों को आज किया और आपने देखा कि वो अगर इंजीनियर बनेंगे तो अच्छा काम करेंगे, उनका एप्टीट्यूड है, तो क्या एक्चुअल में इंजीनियर बनने के बाद वो अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह की चीज होती है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कि कितना बेहतर प्रिडिक्ट कर पा रहा है। कि सपोज आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि भाई इंजीनियर्स हैं जो, तो उनके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, और आपने वो कॉन्सेप्ट को इंजीनियर्स के ऊपर लगाया वो टेस्ट को, तो क्या सच में वो चीजें ज्यादा आ रही हैं कि मैकेनिकल में वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, रीजनिंग में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और चीजों में कॉन्सेप्ट्स जो मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स हैं या जो स्पेस क्या कहते हैं स्पेशल रिलेशनशिप्स हैं चीजों के बीच में, उनमें बेटर समझ रहे हैं, देन हम उसको प्रेडिक्टिव वैलिडिटी बनाएंगे, जो प्रेडिक्ट कर सकता है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी इसको हम बोलते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज ए कॉम्प्लेक्स अप्रोच टू वैलिडिटी इंश्योरिंग द टेस्ट एक्यूरेटली मेजर्स एंड इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या होता है कि जैसे IQ है, दैट इज वन कंस्ट्रक्ट, है ना, पर्सनालिटी इज वन कंस्ट्रक्ट। तो accurately measure the intended construct, it involves ensuring the test accurately measure the intended construct, not unrelated ones, and is useful in predicting results related to the intended concept. तो construct validity क्या है कि क्या हमारा मतलब इसमें यहाँ पे हम डिटेल्स में नहीं जाने, इनका अगर हम डिटेल्स में, क्योंकि वो हमारी यूनिट में नहीं है, कि ये एक पूरा प्रॉपर स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर है कि कैसे हम करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट, तो कॉन्सेप्ट की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है, कॉम्प्लेक्स, तो एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच है क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है। अब ये हमें देखना है तो क्या हमारा जो टेस्ट है वो उसी कंस्ट्रक्ट को कर रहा है मेजर जो हम करना चाहते हैं। यानी कि मान लिया जैसे IQ असेसमेंट आपने अगर देखा होगा या सुना होगा, तो IQ तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, अब इसके अंदर बहुत सारे सब कॉन्सेप्ट हैं या सब टेस्ट जिनको हम बोलते हैं वो है। तो IQ है, अब IQ में मुझे ये देखना है कि पर्सन का क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी कैसी है, वो कॉग्निटिवली इंफॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनाइज करता है या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। तो हमने उसको दे दिया ब्लॉक डिजाइन टेस्ट उसको हमने दिया। ब्लॉक डिजाइन टेस्ट क्या होता है, ब्लॉक डिजाइन अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ब्लॉक जैसे पजल्स होती हैं आपकी, बहुत सारे बच्चों के लिए हम पजल्स लाते हैं ना, जिसमें जोड़ के हम बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ आप कह सकते हैं ब्लॉक डिजाइन या पिक्चर डिजाइन, दैट है तो पजल्स की तरह रहता है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीजों को देखना, उनको कैसे जोड़ना है, उससे कैसे चीजें बनेंगी, वो सारी चीजें स्टडी करते हैं। तो उस कंस्ट्रक्ट को कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हम जानते हैं। तो अब दो तरीके की कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो सकती है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डाइवर्जेंट वैलिडिटी। दो तरीके से हम इसको ये मेजर की जा सकती है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ इन वेरियस फील्ड, तो मतलब अलग अलग एरियाज में जहां भी हम टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो इट मींस द एक्सटेंट टू विच द मेजर इज कोरिलेटेड विद अदर मेजर व्हिच इज थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड टू कोरिलेट विद, है ना। तो अब कन्वर्जेंट का मतलब है कन्वर्ज हो रहे हैं, मींस कि अगर हम वो कंस्ट्रक्ट जो हम मेजर कर रहे हैं, है ना, तो वो किसी जिसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्या ये मेजर करेगा, तो with other measure which is theoretically predicted to the correlated with, तो जो दूसरा कोई मेजर है क्या उससे कुछ रिलेशनशिप है उसका, मींस कि जैसे मान लिया कि मैंने बोला कि इस पर्सन का IQ अबव एवरेज है, ठीक है। तो अबव एवरेज होने के लिए क्या है कि डिफरेंट जो चीजें हैं, अगर IQ अच्छा है तो उसका सोशल एडजस्टमेंट भी हो सकता है अच्छा हो, स्कूल परफॉर्मेंस भी हो सकता है अच्छा हो, तो क्योंकि दोनों कोरिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब हम उन चीजों में भी क्या वो बेहतर है ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो और चीजों में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और कोई टेस्ट पे क्या परफॉर्म अच्छा कर रहा है। कि अगर मैं बोल रहा हूँ क्रिएटिव है पर्सन,
तो क्या वो नए आइडियाज क्योंकि आईक्यू अगर ज्यादा है तो क्रिएटिव भी होने के चांसेस हैं, तो क्रिएटिव अगर ज्यादा है तो क्या क्रिएटिविटी के टेस्ट पे भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो उसमें हम रिलेशनशिप्स देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी मैं यहाँ पे हाँ, तो आपका हो गया ये, हाँ, तो नेक्स्ट हो गया डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। Discriminant can explain the extent to which the operationalization is not correlated with other operationalizations, that is theoretically should not be correlated with, means कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन करने की कितनी एबिलिटी है कि भाई मान लिया कुछ रिलेशनशिप है आईक्यू और क्रिएटिविटी के बीच में, है ना, माना ठीक है ये बात ठीक, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आईक्यू और क्रिएटिविटी को दोनों को अलग करती हैं, ये भी जानना जरूरी है, नहीं तो फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो हो सकता है कुछ इस तरीके से हो कि ये क्रिएटिविटी है, ये आईक्यू है, कुछ चीजें इसके अंदर ये कॉमन है, कुछ चीजें डिफरेंट, तो ये जो डिफरेंट है, तो ये डिफरेंस वाली चीजें कौन सी हैं, वो वैलिडिटी की भाई इस तरीके से वो ये आईक्यू क्रिएटिविटी से इन पॉइंट्स पे डिफरेंट है, तभी तो हम कह सकते हैं, नहीं तो हम कैसे बताओगे कि भाई कि हमारा टेस्ट आईक्यू असेसमेंट करता है कि क्रिएटिविटी का असेसमेंट, ठीक है दोनों रिलेटेड है, लेकिन दोनों कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो भी जानना जरूरी है। अगर एक ही चीज है तो फिर दो टेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे वो डिफर करते हैं, तो कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इन्हीं को हम बोलते हैं, इनको निकालने के स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं, वो हम निकाल। देन आता है फेस वैलिडिटी। अब फेस वैलिडिटी क्या होता है? It means the extent to which a measure is correlated with other measures which is theoretically predicted to correlate। तो क्या है कि जो कितना जो दूसरा मेजर्स हैं जो theoretically सेम चीज को असेस कर रहा है उसके साथ में वो एक ही तरीके से कितना मेजर कर रहा है। It means extent to which a measure is correlated with other measures which is theoretically predicted to correlate with, कि दूसरे जो मेजर्स हैं उनके साथ में कितना बेहतर तरीके से कर रहा है। इंटरनल वैलिडिटी इज द फंडामेंटल टाइप ऑफ वैलिडिटी assessing the logic of causal relationship between independent and dependent variable. It estimates the inferences based on the measures and research design। तो अब क्या है कि इंटरनल वैलिडिटी क्या है, जब आप इस तरह का कोई रिसर्च करके टेस्ट बना रहे हैं तो इंटरनल वैलिडिटी क्या हुई कि विद इन द टेस्ट क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल आपका है, दो वेरिएबल्स हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, यानी विद इन द टेस्ट, विद इन द एक्सपेरिमेंट, तो वो आपको बताता है इंटरनल वैलिडिटी के बारे में कि क्या एक दूसरे से का इफेक्ट एक दूसरे पे प्रॉपरली पड़ रहा है, उनके बीच में रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में या नहीं है, या कोई एक्सट्रेनुअस वेरिएबल, अगर आपको एक्सट्रेनुअस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी आईक्यू और अचीवमेंट के बीच में रिलेशनशिप आप देख रहे हो दो चीजों के बीच में, लेकिन बच्चे का अचीवमेंट कम है क्योंकि उसके फैमिली कंडीशन, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उसको अफेक्ट कर रही है। तो ये जो फैमिली कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, दे आर योर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो कोई ऐसी चीज तो नहीं है, तो कितना रिलेशनशिप है दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट का, वो हम इंटरनल वैलिडिटी से हमें पता लगता है, उतना बेहतर हमारा रिसर्च या टेस्ट होगा। तो देखो वही चीजें आ गई कि थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी रिसर्च की कैसे खराब हो सकती है, कंफाउंडिंग वेरिएबल जो अभी बताया है ना, तो अब क्या होगा, कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है, कंफाउंडिंग एरर्स अकर्स व्हेन टू वेरिएबल्स इफेक्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड, कि आप सेपरेट नहीं कर सकते, लीडिंग टू कंफ्यूज्ड रिजल्ट, मेजर थ्रेट टू द एक्सपेरिमेंट वैलिडिटी, स्पेशली द रिसर्च वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, फॉल्स रिलेशन कैन लीड टू क्या कहते हैं, राइवल हाइपोथेसिस, यानी जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, दूसरे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कंफाउंडिंग की मतलब क्या हो गया कि भाई मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो पुअर आ रही है, जबकि मेरा आईक्यू जो है अबव एवरेज है और ये पुअर परफॉर्मेंस मैं दे रहा हूँ,
क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, मेरी फैमिली कंडीशन, मेरी इमोशनल कंडीशन में से कोई एक चीज जो ठीक से काम नहीं कर रही है। तो अब आप इसको अलग कर तो नहीं कर सकते, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में रह रहा है, एक फैमिली में रह रहा है, इसको आप अलग तो नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं आपको मतलब जिस चीजों को अलग करना मुश्किल हो इफेक्ट को, तो वो उसको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल बोलते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन हम उसको अलग भी नहीं कर पा रहे हैं। देन आ जाता है नेक्स्ट जो इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट हो सकता है, सिलेक्शन बायसेस, है ना। सिलेक्शन बायसेस क्या होते हैं? सिलेक्शन बायसेस कैन अंडरमाइन इंटरनल वैलिडिटी बाय अफेक्टिंग द ऑब्जर्व्ड आउटकम ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स सच एज जेंडर, पर्सनालिटी, मेंटल कैपेबिलिटीज। यानी आपने दो ग्रुप ले लिए, आपको असेस करना था कि मेल और फीमेल के बीच में एक किसी भी सर्टेन चीज के ऊपर एक चीजों के ऊपर क्या डिफरेंस है। तो आपने क्या किया, मेल और फीमेल दोनों ले लिए, और दोनों लेने के बाद में क्या हुआ कि सॉरी दोनों को लेना था आपको, लेकिन आप मिक्स्ड हो गए, आपके पास क्लियर ग्रुप्स नहीं है। तो क्या हुआ, जेंडर, क्योंकि बीइंग ए बायस टुवर्ड्स मेल जेंडर, आपने मेल ज्यादा ले लिए, फीमेल कम लिए, और उनके बीच में आप अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो गड़बड़ हो गया। यानी आप किसी भी तरीके से बायस्ड हो गए, या आपने किसी एक ग्रुप से ले लिया कि आपके पास पता चला सिर्फ सोशियोइकोनॉमिक, एक ही सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, आपने रैंडम सैम्पलिंग नहीं यूज की, बायस्ड हो गए, तो उसका भी इफेक्ट आपके वेरिएबल्स पे पड़ेगा। तो वो चीज सिलेक्शन बायस की, हाउ यू सेलेक्ट पीपल इन योर सैंपल एंड इन योर ग्रुप्स, that is very important. So to solve this problem you can use random sampling or randomization. तो random sampling आपको सैम्पलिंग में पढ़ना पड़ेगा, तो अगर आएगा आई थिंक इसमें कहीं पे होगा तो बताएंगे। ईसानी सर कंफाउंडिंग वेरिएबल का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बताया तो मैंने आईक्यू और उसके साथ में। अच्छा, फैमिली और हाँ मतलब जो एक तो वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। तो हम तो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन यहाँ और वेरिएबल्स हैं, मे बी रूम का टेम्परेचर, फैमिली की कंडीशन, न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पेरेंटिंग, बहुत सारी चीजें, मेंटल हेल्थ, वो भी इसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम कैसे, इसीलिए हम जब रिसर्च करते हैं तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन क्राइटेरियाज बनाते हैं, जिससे हम इनको कम कर सकते, ठीक है। सिलेक्शन बायस, हिस्ट्री, event outside the experiment or between repeated measures of dependent variables can influence participant responses. अपना माइक बंद करिए जिसका ऑन है। repeated independent variables can influence participant responses, attitude and behavior, making it impossible to determine if changes is caused by the independent variable or historical event. मान लिया कल को आपको चल रहा है कि आप एटीट्यूड असेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान को लेके इंडियन का क्या एटीट्यूड है, और ओवर द नाइट जब आप रिसर्च कर रहे हैं कोई क्या कहते हैं अटैक हो गया पाकिस्तान की तरफ से कहीं से और वो न्यूज में आ गया, तो डेफिनेटली आपके क्या कहते हैं चीजों को अफेक्ट कर देगा, वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर देगा। तो अब क्या होता है कि उसी को हम हिस्टोरिकल वो बोलते हैं, हिस्ट्री की दिक्कत आ जाएगी उसमें कि लाइफ मतलब आप कैसे सोचते हैं, वट एवर एटीट्यूड यू हैव टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो दिस इज हिस्ट्री, हिस्टोरिकल आप बोल सकते हैं। देन मैच्योरेशन आता है, subject in the experiment or measurement may change, leading to difficulty in determining the difference in caused by time and other variable. They may grow due to experiences, abilities and attitudes. अब आप maturation मतलब subject आपका mature हो रहा है कि आपने स्टडी किया कि IQ कितनी एज में किस तरह से बढ़ता है, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years आपने इस पे किया, बच्चों को लिया तो 5 year में किया, 1 साल के बाद 6 year में किया, तो वो और मेच्योर हो गया, और मेच्योर हो गया, और मेच्योर हो गया। तो ये फैक्टर्स जो हैं, जो उसकी फिजिकल और कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो भी चेंज हो रही हैं। तो ये मैच्योरेशन का इफेक्ट भी आपकी वैलिडिटी के ऊपर पड़ सकता है, आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर पड़ सकता है। तो ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम चेंज होते रहते हैं। आप 4 बच्चों का कर रहे हैं, अब एक बच्चा तो रह गया Tier 2 सिटीज में, वो पता चला
रह रहा है किसी छोटे से शहर में और एक बच्चा ट्रांसफर होके आप पहुंच गया मुंबई जहां उसको ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, आप उन्हीं दोनों बच्चों का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक को एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है, तो दोनों के रिजल्ट डिफर कर सकते हैं, वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीजें। रिपीटेड टेस्टिंग कैन लीड टू ए बायस एमंग पार्टिसिपेंट्स। अब क्या प्रॉब्लम थ्रेट क्रिएट कर सकता है यहाँ पे कि भाई एक ही चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं टू चेक रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, तो पर्सन बायस हो जाएंगे, लर्न कर लेंगे, करेक्ट आंसर उनको पता चल जाएंगे, कंडीशनिंग हो जाएगी उनकी, फटाफट रिस्पॉन्ड कर देंगे, तो दे लर्न एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी वैलिडिटी के लिए। इंस्ट्रूमेंट चेंज, अगर बात पता चला कि आपने अपना पहले आप IQ टेस्ट करने के लिए टेस्ट 1 यूज कर रहे थे, फिर टेस्ट 2 आप यूज करने लगे, तो अब क्या हुआ, क्योंकि टेस्ट 1 इज नॉट अवेलेबल नाउ, तो अब क्या हुआ, तो टेस्ट तो डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट अगर चेंज हो रहा है तो उसकी इंटरनल वैलिडिटी आपके रिसर्च की, आपके टेस्ट की खराब हो जाएगी और आप उसकी वैलिडिटी पे भरोसा नहीं कर सकते। एंड रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन, अब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट सिलेक्शन बायसेस ऑन एक्सट्रीम स्कोर्स कैन लीड टू एरर्स as improvement in subject with minimal mathematical abilities may be due to regression towards the mean, not course effectiveness। तो मान लिया कि आप कोई चीज कर रहे हैं, कोई रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन, यानी मीन की तरफ हम जाना शुरू करते हैं। अगर आपने देखा है ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो क्या होता है कि अगर बार बार कोई चीज हम कर रहे हैं, तो हम सीखते जा रहे हैं, तो मीन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिनके स्कोर्स कम है वो मीन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जैसे बाकी लोग परफॉर्म करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट सिलेक्शन बेस्ड ऑन द एक्सट्रीम स्कोर्स कैन लीड टू एरर्स as improvement in subjects with minimal mathematical abilities may be due to regression towards the mean, not course effectiveness। तो क्या होता है, सिलेक्शन राइट यानी एक्सट्रीम स्कोर्स आपने ले ली, कि ज्यादातर लोग इस यहाँ पे आते हैं। अगर आपने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का देखा है तो मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे होती है, तो अगर हमारे स्कोर्स एक्सट्रीम्स हैं, है ना, तो क्या है, वो सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो एरर्स इन करेंगे, है ना। एंड तो अब क्या होगा, या तो जिनके स्कोर्स बहुत ज्यादा है किसी चीज के ऊपर, पर्सनालिटी, IQ या अचीवमेंट, मैथमेटिक्स, जो भी, तो ज्यादातर लोग एवरेज होते हैं। लेकिन अगर एक्सट्रीम स्कोर आ गए, इनके बेस पे हम कोई रिजल्ट ले रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी क्योंकि आप पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। और दूसरा क्या होता है कि बार बार अगर टेस्ट कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट होता है, तो उनके स्कोर्स अंदर की तरफ यानी मीन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिससे आपकी वैलिडिटी को थ्रेट होता है। अगर आप कई बार क्या कहते हैं, आपने अगर सिलेक्शन ठीक से नहीं किया हुआ है अपने सैंपल का, या जिन लोगों पे आप टेस्ट बना रहे हैं, जिनके लिए बना रहे हैं, जो डेटा आप सिलेक्ट कर रहे हैं। देन आता है आपका मोर्टेलिटी, यानी जब आप कर रहे हैं तो अब क्या होता है कि ग्रुप आपने लिया, 100 लोगों को लिया, अब उसमें से कुछ लोग ड्रॉप आउट हो गए, किसी की डेथ हो गई, कोई दूसरी जगह चला गया, डेथ। तो पार्टिसिपेंट में ड्रॉप आउट ऑफ द स्टडी बिफोर कंप्लीशन, पोटेंशियली लीडिंग टू बायस बिटवीन ग्रुप्स। अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन में अकाउंट फॉर ऑब्जर्व्ड डिफरेंसेस, यानी 100 लोग लिए आपने, 2 ग्रुप में 50-50 के डिवाइड किए, पता चला इसमें से 2 लोग ड्रॉप आउट हो गए, डेथ हो गई, दूसरी जगह चले गए, दूसरे कंट्री में चले गए। अब इनको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो क्या होगा कि वो आपके जो चीज ड्रॉप आउट्स हैं, मोर्टेलिटी है, वो आपके रिजल्ट को खराब कर सकता है, क्योंकि आपने पहले टेस्ट तो किसी और पे किए थे, अब आप किसी और पे कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, तो इफ ट्रीटमेंट इफेक्ट स्प्रेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल टू कंट्रोल ग्रुप, there may be no difference between experimental and control groups, but the independent variable may still have an effect। तो ट्रीटमेंट इफेक्ट डिफ्यूजन क्या हुआ कि अगर आप कोई चीज किसी को दे रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं, या कोई ट्रीटमेंट का मतलब कोई इंटरवेंशन आप उसको कर रहे हैं, और वो उसका इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टू कंट्रोल ग्रुप्स में हो जाता है। जब हम रिसर्च करते हैं 2 ग्रुप्स ले सकते हैं, मतलब दिस इज वन काइंड ऑफ रिसर्च डिजाइन, जहां एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसको आप एक मान लिया डिप्रेशन का CBT का इफेक्ट देख रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आपने CBT दी, और दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है, उसको CBT नहीं दी आपने, बट
है ना, और दोनों के रिजल्ट निकाल के आपने कंपेयर किए कि भाई इस पे डिप्रेशन में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें हुआ कि नहीं हुआ, क्या वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो अगर किसी तरीके से इसका इफेक्ट इनके ऊपर भी आना शुरू हो जाए, कंट्रोल ग्रुप्स के ऊपर, तो क्या होगा, तो अगर ट्रीटमेंट इफेक्ट किसी तरह से यहाँ पे भी आना शुरू हो जाए, सपोज ये ऐसे कमरे में बैठे हुए थे जहाँ पे ये चीजों को सुन रहे थे या ये आपस में ये बात कर रहे थे, इन्होंने ये बता रहे थे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे बताया जा रहा है मुझे, क्या क्या करने को बोला जा रहा है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन हो गया कि भाई चीजें एक ट्रांसफर हो गई दूसरे ग्रुप में, तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिजल्ट वैलिड नहीं हो पाएंगे। कंपनसेटरी राइवलरी और रिजेंटफुल डिमोरलाइजेशन, the study may alter the behavior of subject in control groups, leading to increased effort to counteract expected superiority. However, this doesn't mean the independent variable does not have an effect. मान लिया आपने कोई किया, एक लोग इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, एक का रिजल्ट ज्यादा, मान लिया कि मेमोरी का असेसमेंट आप कर रहे हैं, और कि अगर हम एक तरीके से इस चीजों को सीखते हैं तो और दूसरी तरीके से सीखते हैं तो दोनों का क्या इफेक्ट है। आपने लेबोरेटरी में ले लिया 10 लोगों को, इनका रिजल्ट जिनको आप सिखा रहे हैं अच्छा तरीका जो जिससे ज्यादा वो सीख पा रहे हैं और ये उतना नहीं सीख पा रहे हैं, तो क्या होगा, हो सकता है कि ये लोग और एफर्ट लगाएं कि हमें कॉम्पिटिटिव होना है, इनके तरह इनको पता लगा रिजल्ट और इनकी तरह हमें बनना है या करना है, तो ये और एफर्ट लगाने लगे सीखने के लिए। तो अब ये मेथड इफेक्टिव तो है, लेकिन ये अपना मोटिवेशन का बढ़ गया और तरीके अपनाने लगे, तो क्या हुआ कि एग्जैक्ट डिफरेंस पता करना मुश्किल हो जाएगा। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट है, लेकिन कितना है ये एस्टिमेट करना हमारे लिए मुश्किल काम हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल बायस आता है फिर 9th, द एक्सपेरिमेंटल बायस अकर्स व्हेन एक्सपेरिमेंटर्स हैव differently to control एक्सपेरिमेंट ग्रुप्स। सो अब क्या है, जब एक्सपेरिमेंटल बायस मतलब एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है उसकी तरफ से जो बायस आ रहा है, तो अब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल बायस अकर्स व्हेन एक्सपेरिमेंटर्स हैव बिहेव डिफरेंटली टू कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अगर आप अलग अलग तरीके से दोनों ग्रुप में बिहेव कर रहे हैं, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, तो क्या होगा, रिजल्ट भी, क्योंकि आपके बिहेवियर का भी तो इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर, तो आप कैसे किसी के साथ बिहेव करते हैं अकॉर्डिंगली वो आपके साथ बिहेव करेगा। तो अगर आपका बिहेवियर उनके साथ चेंज होता है तो उसका भी इफेक्ट इनके ऊपर लोगों के ऊपर पड़ता है। तो ये रिपीट हो गया। एंड देन नाउ वी आर कमिंग टू external validity because we have to complete it. Now we have only few slides, so we'll complete it and then we'll stop the class. So 2.66 is external validity, यानी बाहर, इंटरनल की समझ लो। इंटरनल का मतलब क्या हुआ, जो आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर हो रहा है, एक्सटर्नल मतलब जो एक्सपेरिमेंट के बाहर हो रहा है, तो दैट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी को अफेक्ट करता है। तो अब एक्सटर्नल वैलिडिटी refers to the extent to which research results can be applied to different situations, subject, setting and times, but often limited to small samples and idiosyncratic features. Idiosyncratic मतलब limited, बहुत मतलब अपने आप का। तो डिफरेंट सिचुएशन में कितना हम अप्लाई कर सकते हैं उसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं, कि डिफरेंट सिचुएशन में जनरलाइज कर सकते हैं कि हमने कोई टेस्ट बनाया तो वो हम मेल पे भी कर सकते हैं, फीमेल पे भी कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स पे भी कर सकते हैं, दिल्ली में भी कर सकते हैं, गुजरात में भी कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पे भी हम कर सकते हैं, ये जानने के लिए। ठीक, तो थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटीज क्या हो सकती हैं? जनरलाइजेशन कैन बी लिमिटेड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स, कि आपने दिल्ली के लोगों पे टेस्ट किया तो वो टेस्ट दिल्ली के लोगों पे, रिसर्च किया या टेस्ट किया तो वो दिल्ली के लोगों के पे ही अप्लाई करेगा, क्योंकि दिल्ली के लोग और राजस्थान के लोग, गुजरात के लोग, मुंबई के लोगों के कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो अगर आपने बड़ा ग्रुप नहीं लिया है तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप दूसरी जगहों पे करें। तो इसीलिए जो इंडिया से बाहर टेस्ट बने हैं, यहाँ के नॉर्म्स डेवलप नहीं हुए हैं, तो हम नहीं यूज करना चाहिए हमें वो टेस्ट, क्योंकि वो हमारे लिए उतने रिलायबल रिजल्ट्स या वैलिड रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट इंटरेक्शंस, तो कंपैरेटिव साइकोथेरेपी often use specific samples such as volunteer, highly depressed individual and hardcore criminals due to potential interaction between the sample and the independent variables. So अब क्या हुआ कि एप्टीट्यूड एंड ट्रीटमेंट इंटरेक्शन की, जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पर्सन का जो एप्टीट्यूड है, इन डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनका इंटरेक्शन कैसा हो। भाई सीबीटी एक पर्सन को दी जा रही है जो क्या कहते हैं, जिसकी पर्सनालिटी एंटी सोशल है,
एक पर्सन है उसको सीबीटी दी जा रही है, वो है एवॉइडेंट पर्सन, एक है जो इंट्रोवर्ट है, दूसरा जो है एक्सट्रोवर्ट। तो अब क्या होगा कि ट्रीटमेंट का फर्क तो सबके ऊपर अलग अलग हो सकता है। तो कंपैरेटिव साइकोथेरेपी स्टडीज ऑफन यूज स्पेसिफिक सैंपल सच एज वॉलंटियर, हाईली डिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स एंड हार्डकोर क्रिमिनल्स, यानी डिफरेंट ग्रुप्स, ड्यू टू पोटेंशियल इंटरेक्शन बिटवीन द सैंपल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सैंपल और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। तो एग्जैक्ट रिजल्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लोगों पे करके उनका कंपैरिजन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सिचुएशन कि लाइक कहाँ पे आप कर रहे हैं, कंडीशंस क्या हैं, लाइट, नॉइज, लोकेशन, एक्सपेरिमेंटर, टाइमिंग, स्कोप एंड डिग्री ऑफ मेजरमेंट एक्सेट्रा, ये भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो वैलिडिटी को आपके अफेक्ट करते हैं। इसीलिए जब आप कोई टेस्ट डेवलप करते हैं रिसर्च, तो स्पेसिफिक कंडीशंस दी जाती हैं कि ये चीज आपको करनी है, ये इंस्ट्रक्शंस देना है, इस इतने टाइम का क्वेश्चंस होगा, जिससे कि उसको स्टैंडर्डाइज्ड कर सकें। कि ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट डेवलप किया गया 5 मिनट के लिए, आप उसको 15 मिनट में करवा रहे हैं अपने क्लाइंट से या रिसर्च। तो वो सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए, एक्सटर्नल वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। प्री टेस्ट इफेक्ट, अगर आपने कोई टेस्ट किया है उसको दोबारा से आप उसी पर्सन के ऊपर कर रहे हैं, तो क्या है, एक ही आईक्यू टेस्ट अगर बार बार आप एक बच्चे पे करेंगे तो थोड़े दिन में वो सीख जाएगा ना चीजों को। तो आपने पहले भी किया, बाद में भी कर रहे हैं, तो वो भी आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए यूजुअली हम क्या करते हैं कि अगर कोई टेस्ट किया है तो हम वेट कर सकते हैं 6 मंथ 1 ईयर, देन वी कैन रिपीट दैट टेस्ट, नहीं तो उसका टेस्ट रीटेस्ट का इफेक्ट आ जाएगा और स्कोर इन्फ्लेटेड स्कोर्स आ जाएंगे। पोस्ट टेस्ट इफेक्ट, when cause and effect relationship can only be explored after the post test carried out, then it can also be caused by for limiting the generalization of the findings। अब क्या है कि टेस्ट करने के यानी रिसर्च करने के 2 तरीके हो सकते हैं कि मान लिया कि ये एक पॉपुलेशन ए है, इसका हमने प्री टेस्ट किया जो भी हम टेस्ट करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट, देन पोस्ट टेस्ट किया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है हमने सिर्फ पोस्ट टेस्ट किया। ठीक, तो अगर हमने सिर्फ पोस्ट टेस्ट किया तो प्री टेस्ट हमें नहीं पता था वो उसने कैसा परफॉर्म किया होगा या क्या होगा, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। व्हेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन ओनली एक्सपोज आफ्टर द पोस्ट, कि ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे हम सिर्फ पोस्ट टेस्ट ही कर सकते हैं, प्री टेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे मान लिया डिप्रेशन का पेशेंट है आपके पास आया, तो भाई डिप्रेशन से पहले तो आपके पास आएगा नहीं, आएगा तो डिप्रेशन होने के बाद में, तो प्री टेस्ट तो आप कर ही नहीं सकते, तो आपको करना है पोस्ट टेस्ट। तो अब आपके लिए ये आपकी प्री टेस्ट आप कर नहीं सकते कि उसकी पर्सनालिटी बिफोर डिप्रेशन कैसी थी और आफ्टर डिप्रेशन कैसी होगी, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास आएगा जब उसको डिप्रेशन हो जाएगा, और आप ये प्रेडिक्ट कर नहीं सकते इसको डिप्रेशन 6 महीने के बाद होने वाला है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप उसको जनरलाइज नहीं कर पाएंगे और वो वैलिडिटी को अफेक्ट कर देगा आपकी। देन आता है रोजेंथेल इफेक्ट, when derivations drawn from the cause consequences relationship cannot be generalized to the other investigation and research। तो अगर क्या होता है कि when derivations drawn from the cause consequences की क्या reasons हैं, relationships, यानी दो चीजों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैन नॉट बी जनरलाइज टू अदर इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स। यानी कि अगर कई लोग रिसर्च कर रहे हैं और उनका क्या होता है, इफेक्ट आ रहा है कुछ, क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज हैं, तो अगर हम उसको में इंटरवीन कर रहे हैं और कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपके में कुछ और तरीके के आ रहे हैं, तो उसको जनरलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये होता है रोजेंथॉल इफेक्ट। एंड देन रिलायबिलिटी, वैलिडिटी हमारा हमने इसमें कवर कर लिया कि रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है। आप वो ट्रेन वाला एग्जांपल याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा।